उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगा यूसीसी। तो समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम ने ऐलान कर दिया है। यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऐसा सीएम धामी का कहना है। तो 23 जनवरी तक कोई फैसला सरकार नहीं लेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू हो जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 23 जनवरी तक कोई फैसला हालांकि सरकार अभी नहीं लेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान सामने आया। यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी तक सरकार किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेगी। तो यूसीसी को लेकर सीएम धामी का फैसला भी धाकड़ फैसला रहा है और जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। 23 साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल ही गया जिसका इस राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास तेजी से अग्रसर है, बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वो 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूरदर्शी और युवा सीएम है। फैसले लेने में सबसे आगे रहते हैं और फैसले को जमीन पर उतारकर ही दम लेते हैं। तभी पुष्कर सिंह धामी कर्मवीर है, जो कर्म और वीरता के साथ फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही फैसला सीएम धामी ने लिया जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड को अलग पहचान दिला चुका है। फैसला था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। नहीं, देखिए ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में तो युवा पहले से ही रह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार के पास उनका डेटा रहेगा। इससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या है यूसीसी में सभी धर्मों पर समान कानून? वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून। शादी का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी। संपत्ति में को समान अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी। मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है। लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। ये हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लिए लागू होगा। 3 तलाक हो जाएगा खत्म। तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी के 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा।
कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्गों को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाए। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम महिला भी बच्चा गोद ले सकेंगी। उत्तराधिकार का विशेष प्रावधान यूसीसी में किया गया है। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। वहीं बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर नियम, कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अलग होने पर भी जानकारी देनी पड़ेगी। बिना पंजीकरण साथ रहने पर 3 महीने की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना। पंजीकरण नहीं होने पर 25,000 तक जुर्माना। सामान्य नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार के पास सभी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो ये जानकारी भी उन्हें देनी होगी। बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले कपल्स को 3 महीने की जेल से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर पंजीकरण नहीं होता है तो 25,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के यूसीसी वाले फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। बीजेपी ने सीएम धामी के इस धाकड़ फैसले का जोरदार स्वागत किया था तो कई अन्य दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। लेकिन धामी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और राज्य में यूसीसी लाने पर डटे रहे। बड़े फैसलों के चलते सीएम धामी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के चहेते बन गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुलते थे तो यहाँ के व्यवसाय करने वाले लोग सिर्फ 6 महीने के रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इससे लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। तो उत्तराखंड का काशीपुर, जो 1872 में एक म्यूनिसिपल बोर्ड के रूप में अस्तित्व में आया, समय के साथ कई ऐतिहासिक पड़ावों का गवाह बना। 1976 में इसे प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला। आजादी से पहले और बाद में काशीपुर नगर निगम ने ऐसे नेताओं का नेतृत्व देखा जिन्होंने इसे एक नई दिशा दी। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। काशीपुर नगर निगम का गौरवशाली इतिहास। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में बनाई अपनी पहचान। 150 साल में आए कई ऐतिहासिक पड़ाव। 1976 में मिला प्रथम श्रेणी
नगर पालिका का दर्जा। काशीपुर नगर निगम ने अपने 150 साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए। 1872 में म्यूनिसिपल बोर्ड के रूप में हुआ। 1976 में से प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला। आजादी से पहले 1914 से 1921 तक राजकुमार चौबे और 1937 से 1944 तक लाला राजकुमार खत्री ने नगर पालिका का नेतृत्व किया। 1947 में आजादी के समय काशीपुर के प्रतिष्ठित बीजेपी नेता शक्ति प्रकाश अग्रवाल के दादा लाला राम निवास चेयरमैन थे और वो 1951 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1951 में जहांगीर खान ने मात्र 5 महीने तक चेयरमैन का कार्यभार संभाला। 1988 से 1994 तक कांग्रेस के पूर्व सांसद पूर्व विधायक के सिंह बाबा ने नगर पालिका की कमान संभाली, जबकि 1997 से 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा चेयरमैन रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा काशीपुर के प्रथम चेयरमैन बने। बता दें कि 2003 में उषा चौधरी ने नगर निगम की पहली महिला चेयरमैन बनकर इतिहास रच दिया। वहीं 2008 में शमशुद्दीन निर्वाचित होकर नगर पालिका के प्रथम मुस्लिम चेयरमैन बने। 2013 में काशीपुर नगर निगम को पहली महिला मेयर के रूप में उषा चौधरी ने गौरव प्रदान किया। 2018 में उन्होंने दोबारा मेयर बनकर अपना दबदबा कायम रखा। काशीपुर के राजनीतिक इतिहास में उषा और शमशुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनना ऐतिहासिक माना जाता है। कब कब किसने संभाली काशीपुर की कमान? 1914 से 1921 तक राजकुमार चौबे, 1937 से 1944 तक लाला राजकुमार खत्री, 1947 में आजादी के समय से 1951 तक लाला राम निवास, 1951 में जहांगीर खान ने 5 महीने कार्यभार संभाला, 1988 से 1994 तक कांग्रेस पूर्व सांसद के सिंह बाबा, 1997 से 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा, 2003 में उषा चौधरी ने कमान संभाली, 2008 में शमशुद्दीन मेहरे के रूप में उभरे, 2013 में फिर उषा चौधरी ने कार्यभार संभाला, 2018 में फिर उषा चौधरी दोबारा मेयर बनी। काशीपुर के राजनीतिक इतिहास में उषा चौधरी 3 बार विजेता बनी। शमशुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनना ऐतिहासिक माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा काशीपुर का अगला सुल्तान? 150 साल के गौरवशाली इतिहास वाले काशीपुर नगर निगम में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आगामी चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दल काशीपुर की जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब ये पुनः अब इस समय चुनाव की इस समय सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। यहाँ चेयरमैनी का कार्य में जो है 4, 5, 6 हमारे लगभग 7 प्रत्याशी अब इस समय जो है इस निर्वाचन की जंग में लगे आए हुए हैं। लगभग 1,75,000 के करीब इस समय की जनसंख्या काशीपुर की वोटर की हमारी बैठती है और 1 लाख मतदाता जो है आप आने वाले चुनाव में इन प्रत्याशियों के भाग्य का निर्वहन करेंगे। और देखते हैं अब आगे आने वाली 23 तारीख में हमारा आने वाला मेयर कौन होता है और यही मैं सभी अपने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं नगर निगम में चल रहे सियासी घमासान में हर उम्मीदवार ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी अपने पुराने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरकर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि काशीपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार काशीपुर की जनता कांग्रेस को जिताकर नगर निगम भेजना चाहती है। कांग्रेस संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और हम जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। सभी के सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्येक नेता यदि आप कहें बाबा साहब से लेकर महिला शक्ति हमारी मुक्ता दीदी हैं, अलका जी हैं, जितनी महिला शक्ति की पूरी टीम है, यूथ की जितनी टीम है, जितनी एनएसयूआई की टीम है, सभी के सब लोग एकजुटता के साथ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहते हैं और कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सब प्रत्येक कांग्रेसी ये चाहता है एकजुटता के साथ। आपने देखा कि सुबह की टीम अलग चल रही है, दोपहर की टीम अलग चल रही है, शाम की टीम अलग चल रही है, महिलाओं की टीम अलग चल रही है
और उनके अंदर भरपूर जोश है, भरपूर उत्साह है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी क्योंकि ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे, अपितु ये काशीपुर की जनता लड़ा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काशीपुर नगर निगम की गद्दी पर कौन बैठता है और कौन बनेगा काशीपुर का अगला सुल्तान। जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। तो हल्द्वानी में निकाय चुनाव के मद्देनजर नाम वापसी के बाद निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने नियमावली के हिसाब से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च और पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा प्रत्याशियों की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए गए, जिसमें ज्यादातर प्रत्याशियों ने मतदान के समय को बढ़ाने की अपील की। प्रत्याशियों का कहना है कि वैसे ही पोस्टल बैलेट से मतदान हो रहा है और एक मतदाता को 2 वोट डालने हैं, लिहाजा प्रत्येक वोट में 2 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट आएगी। वहीं रिटर्निंग अधिकारी AP वाजपेयी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च सहित अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी आयोग तक पहुंचाया जाएगा। कल का दिन हमारा प्रतीक चिन्ह आवंटन का था। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्यता अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कल निर्गत की गई है। उन अभ्यर्थी जिनके द्वारा फाइनली मेयर पद के लिए या फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना है, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन क्रम में एक बैठक की जानी थी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराया गया है। उसके डूज और डोंट्स के बारे में बताया गया। साथ ही जो व्यय पंजिका है उसको कैसे भरा जाना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका मतदान की तिथि तक 3 बार उसका निरीक्षण कराया जाना है। उसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसको भरने के तरीके बताए गए हैं। किस तरह उनको अनुमतियां प्राप्त करनी है ये बताया गया है। साथ ही वो कौन है उनके बारे में भी उनको सूची हस्तगत की गई है। अनुमति के लिए उनको किस तरह से एजेंट नियुक्त करने हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट नियुक्त करना है, पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है, काउंटिंग एजेंट नियुक्त करना है, इन सब के बारे में विस्तृत से उनको अवगत कराया गया। उधर हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए 1912 कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। BHEL कन्वेंशन हॉल में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। पहले दिन 940 और दूसरे दिन 972 कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। मुख्य अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा है कि निर्वाचन लोकतंत्र की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे बिना कमी और शांतिपूर्ण ढंग से करना हम सभी का दायित्व है। सभी कार्मिकों को नियमानुसार काम करने और अपने दायित्वों का अच्छे से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। वहीं उत्तरकाशी के बाड़ाहाट पालिका अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशी चुनाव निशान मिलने के बाद डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे नगर पालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्ञानसू तिलोथ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ज्ञानसू क्षेत्र के पूरे आबादी क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ने और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का उच्चीकरण कराने का वादा किया गया। वहीं नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोफियारा इंद्रावती में कहीं भी स्टील लाइट नहीं लगी हुई है। गोफियारा भूस्खलन बना हुआ है, जिसको लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है विगत 10-15 सालों में 15 सालों में उत्तरकाशी की पालिका में कोई काम देख के तो ये लग रहा हुआ ही नहीं है जिस प्रकार से, और हुआ भी है तो बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है। जैसे मैं देख रहा था अभी आज मैं अभी तिलोथ क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा था कि रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है, और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में आई जो बताई सीवर की समस्या, सीवर लाइन की समस्या बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं आश्वस्त करता हूं सब लोगों को कि आप मुझे वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दें। मैं सारी जो है 11 के 11 वार्डों की उनको बाहर निकाल कर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, नगर पालिका का जो मुख्य कार्य है शहर को साफ सुथरा रखना और अच्छी विद्युत व्यवस्था देना, मार्ग सही हो, बने हुए हों, पक्के निर्माण हो, और शहर के अंदर जिस तरह एक काशी को पुनः उसी रूप में धरातल पर उतारने का काम मैं करूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे में घूम रहा हूँ और मैं जहाँ हालत देख रहा हूँ
पूरे शहर का बहुत ही दुर्गति हुई थी। जनप्रतिनिधियों पे लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से प्रशासक बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप जरा विकास भवन की तरफ चले जाइए, आप लदाड़ी की तरफ चले जाइए, आप गोखियारा की तरफ चले जाइए। अभी मैं इंदिरा कॉलोनी देख के आ, कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। और ये भाई समझ में नहीं आता कि आज चलो प्रतिनिधि बने, नहीं कर पाए प्रशासक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।